इसके पहले वाले वीडियो में हमने बॉर्न ओपेनहाइमर सर ने कहा स्वतंत्रता की कोटि देखी थी। अब हम देखेंगे घूर्णन स्पेक्ट्रम। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है स्पेक्ट्रोमेट्री का घूर्णन स्पेक्ट्रम। सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसके एक भाग से संबंधित है। और 3 × है ना, यानी सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसकी परास 3 × 10⁻12 हर्ट्ज होती है। ये इसकी परास जो होती है इसके बीच में हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। ये जो क्षेत्र होता है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन और सुदूर अवरक्त क्षेत्र के बीच का भाग होता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का भाग सूक्ष्म तरंग विकिरण का वह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, सूक्ष्म तरंग विकिरणों की ऊर्जा के अवशोषण से अणु की केवल घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यानी इसमें जो इस रेडिएशन में जो माइक्रोवेव के रेडिएशन होते हैं इनकी इतनी एनर्जी होती है कि ये अणु के केवल घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन करती है। यानी सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोमेट्री की जो ऊर्जाएं होती हैं वो केवल इतनी होती है कि अणु में रोटेशनल चेंजेस ला सकती हैं, और रोटेशनल चेंजेस लाएंगी तो उनके रोटेशनल एनर्जी लेवल में ही क्या होते हैं, हमको ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं और इससे हमको घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और जो घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हम अवशोषण स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोमेट्री का जो अध्ययन होता है घूर्णन गति के लिए, इसको घूर्णन स्पेक्ट्रोमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, अब हम द्विपरमाणुक अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रम देखें तो जो द्विपरमाणुक अणु होता है उसका घूर्णन स्पेक्ट्रम हमको किस तरीके से प्राप्त होता है। द्विपरमाणुक अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रम, देखो द्विपरमाणुक अणु हमें पता है 2 परमाणुओं के संयोग से बना है। और अणु में जैसे हम ये द्विपरमाणुक अणु की बात करें A और B, ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु है। अणु में दोनों परमाणुओं के जो नाभिक होते हैं वो एक दूसरे से बंद लंबाई दूरी पर अंतरनाभिकीय अक्ष पर स्थित होते हैं। ये अंतरनाभिकीय अक्ष इस पर स्थित होते हैं। दोनों परमाणुओं के परमाणविक ऑर्बिटल मिलकर, यानी ये दोनों परमाणु के जो परमाणविक ऑर्बिटल हैं ये मिलकर एक आणविक ऑर्बिटल की रचना करते हैं, जो दोनों नाभिकों को क्या करते हैं, स्पेस में घेरे रहते हैं। ठीक है, अणु में नाभिक भी गति करता है और नाभिक की गति से क्या होता है, ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है। और संपूर्ण जो ऊर्जा होती है, संपूर्ण अणु भी घूर्णन अक्ष पर घूर्णन करता है। ठीक है, अब ऐसे अणुओं का जो होता है ये स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, ऐसे अणुओं का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और माइक्रोवेव जो फील्ड है उसमें रेडिएशन ट्रांजिशन के कारण घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अणुओं के घूर्णन से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब ये अणु घूर्णन करते हैं, है ना, अपने अक्ष के अलोंग घूर्णन करते हैं, ये अंतर्नाभिकीय अक्ष होता है, इसके अलोंग जब ये घूर्णन करते हैं तो इससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो सूक्ष्म तरंग विकिरण से पारस्परिक क्रिया करता है, इंटरेक्ट करता है ये विद्युत क्षेत्र, और जिसके फलस्वरूप अणु क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है और हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस प्रकार अणु के घूर्णन से प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो घूर्णन स्पेक्ट्रम हमें किस तरीके से प्राप्त होता है ये हमने आपको बताया कि घूर्णन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होगा, जब अणु के नाभिक क्या करेंगे, मिलकर परमाणविक आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो नाभिकों की, है ना, नाभिकों के इस तरीके से गति करने के कारण, अणु में नाभिक गति करेंगे उनसे ऊर्जा स्तर का निर्माण होगा, है ना। ये द्विपरमाणुक अणु अपने अंतर्नाभिक के अक्ष पर जो स्थित है उसके अलावा घूर्णन करते, घूर्णन करने से क्या होगा, घूर्णन करने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये विद्युत क्षेत्र सूक्ष्म तरंग क्षेत्र के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्ट करने के कारण क्या होगा, इनमें ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण होगा, जिससे इनके घूर्णन ऊर्जा स्तर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। या तो ये विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे, अवशोषित करेंगे, उच्च घूर्णन ऊर्जा स्तर में पहुंचेंगे और ऊर्जा को निकालेंगे, उत्सर्जित करेंगे। तो इससे हमको क्या मिलेंगे, स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, जिससे घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और अणुओं को जो घूर्णन स्पेक्ट्रम देते हैं उसे सूक्ष्म तरंग, ऐसा अणु जो घूर्णन स्पेक्ट्रम देता है उसे सूक्ष्म तरंग सक्रिय अणु कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म तरंग सक्रिय अणु कहते हैं। अच्छा, जिन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है वे घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। ऐसे अणुओं को सूक्ष्म तरंग अक्रिय कहते हैं। जो घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं उसे सक्रिय अणु, और जो घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं उन्हें
सूक्ष्म तरंग अक्रिय अणु कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म तरंग अक्रिय अणु कहते हैं। ठीक है, जैसे HCl हो गया, CH3Cl हो गया, इनमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना। कौन कौन से उदाहरण देखें तो HCl, CH3Cl। ठीक है, ये क्या होंगे, इनमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है और ये घूर्णन स्पेक्ट्रा देंगे। अब O2 हो गया, ये क्या होंगे, सक्रिय अणु, इनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। O2, H2, Cl2, N2, इनमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, तो ये घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन से जो निम्न में से कौन सा जो है वो घूर्णन स्पेक्ट्रा देगा और कौन सा नहीं। अब हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तर या दृढ़ घूर्णक क्या होता है या दृढ़ रोटेटर क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि दृढ़ रोटेटर क्या है। दृढ़ रोटेटर घूर्णक के लिए ऊर्जा स्तर, वर्ण नियम, स्पेक्ट्रम की तीव्रता ना, इनकी व्यंजक व्युत्पन्न करो। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि दृढ़ रोटेटर होता क्या है। तो किसी अणु द्वारा घूर्णन करने पर यदि, जैसे हमने ये देखा था A, B, है ना, ये क्या थे, द्विपरमाणविक अणु हैं। तो जो द्विपरमाणविक अणु है, तो अणु घूर्णन करने पर, या जब अणु घूर्णन करता है और घूर्णन करने पर यदि उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी अप्रभावित रहती है, यानी ये जो दूरी होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि अप्रभावित रहती है, तो ऐसा अणु दृढ़ रोटेटर कहलाता है ना। क्या होती है, दृढ़ रोटेटर पूछा जाता है कि दृढ़ रोटेटर क्या है, तो ऐसा अणु जो घूर्णन करता है और घूर्णन करते हुए उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी अप्रभावित रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ रोटेटर कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे मानते हैं कि माना हमारे पास क्या है, द्विपरमाणविक अणु है, द्विपरमाणविक अणु है हमारे पास। ठीक है, अब इसका अणु AB है, हमने देखा इसका द्रव्यमान m1 है और B का द्रव्यमान m2 है। ठीक है, ये AB के अंतर्नाभिक की दूरी टोटल कितनी है, r, और इस अक्ष से, ठीक है, इस अक्ष से इनकी दूरी कितनी है, ये r1 है और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, r2। ये दोनों दूरी कैसी है, बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि m1 m2 भार वाले हमारे पास दो परमाणु हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। इनकी अंतर्नाभिकीय अक्ष जो लंबवत इनके सेंटर से होकर जाने वाले एक अंतर्नाभिकीय केंद्र, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाला एक अक्ष है ना, जिसके अलोंग ये घूर्णन करता है, उससे इसकी दूरी कितनी है, r1 और r2 है। ठीक है, और ये टोटल दूरी कितनी है, r जो है वो r1 प्लस r2 के बराबर है। ठीक, तो अब हम देखते हैं जिसके अलावा घूर्णन करना। अब तंत्र का गुरुत्व केंद्र तो निश्चित है, इसलिए स्थिति क्या होगी, परिवर्तनीय। तो दृढ़ जो शब्द है, ये इसमें AB के बीच में जो आप ये r डिस्टेंस का ये बंध देख रहे हो, ये कैसा है, ये एक छड़ के जैसे काम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब ये गुरुत्व केंद्र के C के दोनों ओर घूर्णन करता है, यानी अब क्या हो रहा है, ये C जो है इसका गुरुत्व केंद्र है, ये क्या है, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो जब ये गुरुत्व केंद्र के घूर्णन करता है, तो ये जो घूर्णन होते हैं, मोमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और घूर्णन आघूर्ण बराबर है ना, आघूर्ण जो होता है, आघूर्ण बराबर होता है बल, यानी F इंटू डिस्टेंस, केंद्र से डिस्टेंस, है ना। तो आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अब बल क्या लग रहेगा इस पे, m1, है ना। तो m1 r1, A पर लग रहा है आघूर्ण m1 r1, और B पर जो आघूर्ण लग रहा है वो क्या है, m2 r2 है। ठीक, m1 r1 और m2 r2, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ये दोनों क्या है, गुरुत्व केंद्र से
ये दोनों आघूर्ण क्या हैं? दोनों आघूर्ण गुरुत्व केंद्र C से क्या है? बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है तो M1 R1 बराबर क्या हो जाएगा? M2 R2। ठीक है, इससे हमको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। अब M1 भार वाले कण का जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गुरुत्व केंद्र से R1 दूरी पर है वो कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हम निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहलाता है? यानी जड़त्व आघूर्ण, यानी जब कोई चीज़ रोटेट करती है तो उस रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जितना बल से केंद्र से लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? उसका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। तो जड़त्व आघूर्ण जो होगा A पर यानी M1 भार वाले परमाणु का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? जड़त्व आघूर्ण I1 कितना होगा? M1 R1 स्क्वायर हो गया इक्वेशन 2। फिर इसी तरीके से M2 भार वाले परमाणु का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I2 इज इक्वल्स टू M2 R2 स्क्वायर। टोटल AB अणु का जो जड़त्व आघूर्ण होगा I वो क्या होगा? I1 प्लस I2 के बराबर है ना। ये वैल्यू रखेंगे I1 की तो M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं I बराबर M1 R1 स्क्वायर था, R1 स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं M2 R2 डॉट R2। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें पता है कि क्या है? M1 R1 बराबर M2 R2 है, ये हमें पता था इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम क्या लिखेंगे? I बराबर M2 R2 R1 प्लस इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? M1 R1 R2। M1 R1 की जगह लिख सकते हैं M2 R2 और M2 R2 की जगह M1 R1। अब क्या करेंगे? हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकल सकता है? यहाँ से R1 कॉमन निकल सकता है, R2 कॉमन निकल सकता है। तो R1 R2 को हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। कितना बचा? M1 प्लस M2 बचा। ठीक है, ये अब हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर, हमारा क्या चल रहा था? 4 है ना। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक, ये आ गया। अब हमें पता है R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। यहाँ किसी एक का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? R माइनस R1 इज इक्वल्स टू R2। ये हमने एक मान ये निकाला। ठीक है, R2 की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास इक्वेशन था M1 R1 बराबर M2 R2, तो यहाँ रख देंगे। किसकी जगह रखेंगे? R2 की वैल्यू निकाली तो R2 की जगह रखेंगे। तो M1 R1 बराबर क्या हो जाएगा? M2 R माइनस R1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R माइनस M2 R1, ये यहाँ लेके जाएंगे तो M1 R1 प्लस M2 R1 इज इक्वल्स टू M2 R हो गया। इन दोनों में से कॉमन R1 निकल गया। M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू M2 R। R1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? M2 R अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? R1 की। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? इसी तरीके से हम R2 की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अब हमको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे? अभी हमने R2 की मान निकाला था, अब यहाँ R1 का मान निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? R1 इज इक्वल्स टू R माइनस R2, ये वैल्यू रखेंगे M1 R1 M2 R2 में। तो कितना हो जाएगा? M1 R माइनस R2 M2 R2, ये हो जाएगा M1 R माइनस M1 R2 इज इक्वल्स टू M2 R2। इसको इधर लेके जाएंगे तो M1 R इज इक्वल्स टू M2 R2 प्लस M1 R2। यहाँ से हो जाएगा M1 R इज इक्वल्स टू M2 प्लस M1, ये हो जाएगा R2 का मान निकाल लेंगे। इसको यहाँ लेके जाएंगे तो M1 R अपॉन M1 प्लस
m2, ये r2 की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन 7 से हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास r1 r2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो m1 और r1 की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। तो समीकरण हमारे पास जो 5 है उसमें समीकरण 5 में 6 व 7 समीकरण से r1 व r2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, I बराबर m2r/m1 प्लस m2 और इसका मान रखेंगे तो इंटू m1r/m1 प्लस m2। यहाँ क्या है m1 प्लस m2, एक m1 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा m1 m2/m1 प्लस m2 r²। अब हमें पता है समानीत द्रव्यमान रिड्यूस मास किसी अणु का क्या होता है, म्यू बराबर m1 m2/m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ I बराबर हम रखेंगे म्यू r²। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया 8, है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, सॉल्व करने पर इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा इक्वेशन आया। अब हमें पता है कि जो रोटेटर है, ड्रम रोटेटर, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा क्योंकि से वो गति कर रहा है तो उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आई बराबर ई बराबर, है ना, एनर्जी निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा गति करता हुआ है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा E इक्वल्स टू हाफ कितनी होगी, m1v1² और हाफ m2v2²। यही होती है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 हाफ mv² होता है। तो ए परमाणु की गतिज ऊर्जा कैसे, वो भी गति कर रहा है तो 1/2 m1v1², 1/2 m2v2²। अब v1 और v2 क्या है, द्रव्यमान m2 और m1 के रेखीय वेग हैं। क्या है ये, v1 व v2, m1 व m2 द्रव्यमान वाले परमाणु के रेखीय वेग हैं। ये क्या है, लीनियर वेग, लीनियर वेलोसिटी है। अब माना कि घूर्णन करने वाला ड्रम रोटेटर का कोणीय वेग ओमेगा, हमने माना कि जो घूर्णन कर रहा है, इस घूर्णन करने वाले अणु का कोणीय वेग कितना है, कोणीय वेग होता है ओमेगा। ठीक, और अणु के घूर्णन में r1 r2 का मान तो स्थिर है, जब घूर्णन कर रहा है तो r1 r2 क्या है, स्थिर है। ठीक है, इसलिए घूर्णन करने वाले अणु की जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा E क्या होगी, 1/2। ठीक, अब जो लीनियर वेलोसिटी होती है, कोणीय वेग, इसमें क्या संबंध होता है, जो लीनियर वेलोसिटी होती है v, वो ओमेगा r², यानी कोणीय वेग, क्योंकि जब ड्रम रोटेटर घूमेगा तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए घूमेगा, है ना, और उसका कुछ डिस्टेंस होगा। तो जो रेखीय वेग होता है वो कोणीय वेग और केंद्र से दूरी के वर्ग के बराबर, गुणनफल के बराबर होता है। तो 1/2, ये इसको v लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा m1। अब क्योंकि इसके लिए अपन v1 के लिए रख रहे हैं तो ये w1। अच्छा, डिस्टेंस तो कितना रहेगा, डिस्टेंस a के लिए कितना रहेगा, r1², 1/2। अब m2 द्रव्यमान वाले के लिए लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा2 और r2²। ठीक है, अब यहाँ से अच्छा, कोण तो दोनों एक ही बनाएंगे तो इसमें ओमेगा1 ओमेगा2 नहीं होगा, E बराबर क्या होगा, केवल हाफ m1 ओमेगा r1², 1/2 m2 ओमेगा², यहाँ भी आएगा ओमेगा², है ना, क्योंकि v1 की वैल्यू रख रहे हैं तो ओमेगा² r2²। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, ओमेगा², बचेगा क्या, 1/2 m1 r1², 1/2 m2 r2², है ना। अच्छा, 1/2 को भी अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ओमेगा² अपॉन कितना बचेगा, 2 m1 r1² m2 r2²। और आपको पता है ये किसके बराबर होता है, टोटल
आई के बराबर। तो इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन आएगा, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, तो हमारे पास आया E = 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई जो है वो घूर्णन अक्ष पर घूर्णन करने वाले क्या है, अणु का जड़त्व आघूर्ण है। अच्छा, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार घूर्णन करने वाले अणु का जो कोणीय संवेग होता है, अभी हमने क्या देखा था, कोणीय वेग देखा था। अब जो कोणीय संवेग होता है घूर्णन करने वाले अणु का, अणु घूर्णन करना है तो घूर्णन करने वाले अणु का कोणीय संवेग, ये चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार है। किसके अनुसार, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार। ठीक है, घूर्णन करने वाले अणु का कोणीय वेग कितना होगा, कोणीय संवेग, नॉट वेग है ना, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, वो एल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होगा आई ओमेगा के। ठीक है, अब कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करने वाला अणु जो है वो कोणीय संवेग h/2π का समाकल गुणांक होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एल बराबर लिखेंगे JH/2π। जो कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करने वाला अणु है, अणु क्या है, ओमेगा वेग, कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रहा है, तो इसका जो कोणीय संवेग होगा वो h/2π का समाकल गुणांक होगा। किसका, h/2π का समाकल, जहाँ j क्या होगा, घूर्णन क्वांटम संख्या होंगी जो कि क्वांटीकृत होता है। तो l का जो मान होता है वो हमको मिलता है j+1 h/2π, है ना। कोणीय संवेग क्वांटाइज होता है ना, ये बताया गया कि कोणीय संवेग जो होता है ये क्वांटाइज होता है, यानी कि हर एनर्जी लेवल के लिए, है ना एक क्रमागत हमको ऊर्जा स्तर मिलते हैं, इसलिए इसका मान जो होगा एल का मान कोणीय संवेग वो किसके बराबर होगा, ये घूर्णन क्वांटम संख्याएं मिलती है उसमें √j+1 h/2π का समाकल होगा। अब इसको अगर हम दोनों साइड क्या करें, स्क्वायर कर दें तो एल स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा j+1 h/4π²। ठीक है, इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर 10। अब हमें पता है ये एल बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर कर दे तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आई² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, ये मिलेगा। अब एल स्क्वायर बराबर ये भी है और एल स्क्वायर बराबर आई ओमेगा, तो इक्वेशन नंबर 11 और 10 से, इक्वेशन 10 एंड 11, ठीक है, हम क्या देखेंगे, इक्वेशन 10 और 11 से ये क्या हो जाएगा, I² ओमेगा स्क्वायर = j+1 h²/4π²। अब हमको क्या करना है, यहाँ से E बराबर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक रिलेशन और है, E = ½ आई ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास था ना, E = ½ आई ओमेगा स्क्वायर। हम यहाँ पे वैल्यू निकालें तो कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 को उधर मल्टीप्लिकेशन करो तो 2E = क्या हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मान निकालना तो 2E/I क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें ओमेगा स्क्वायर की तो कितनी हो जाएगी, I² × 2E डिवाइडेड बाय I = j+1 h²/4π² हो जाएगा। एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, 2EI = क्या हो जाएगा, j+1 h²/4π² हो जाएगा। हमें क्योंकि किसी E का मान निकालना है तो E = कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा j+1 h²/8π²I, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको जे फॉर जे क्वांटम के लिए लिख रहे हैं, तो EJ = क्या हो जाएगा, h²/8π²I j+1 जूल। ये किस में मान आ गया, जूल में मान आ गया। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है यही क्या है, दृढ़ घूर्णन के लिए ऊर्जा स्तर का मान है। ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे, जब वैल्यू रखते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको घूर्णन ऊर्जा स्तर मिलते हैं। अब अगर हम h²/8π²I को एक कांस्टेंट b से निरूपित करें तो EJ = हो जाएगा BJJ+1।
ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये इक्वेशन इस रूप में भी है, ये भी जूल में वैल्यू होगी। बी जो होता है घूर्णन स्थिरांक होता है, ठीक है। अब हम इसको आगे भी और उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है ई जे इज इक्वल्स टू जे जे प्लस वन एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जूल में, यही क्या है, किसी ड्रम रोटेटर के लिए घूर्णन करते हुए अणु का घूर्णन ऊर्जा स्तर है ना। तो घूर्णन ऊर्जा स्तर के लिए व्यंजक आता है, तो इसको आपको सॉल्व करना है यहाँ तक। और इसके आगे अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे हम इसको भी ऊर्जा स्तर के मान बताएंगे कैसे निकालते हैं। इनमें वैल्यू रख के घूर्णन क्वांटम संख्या की, जे क्या है यहाँ पे, घूर्णन क्वांटम संख्या, तो घूर्णन क्वांटम संख्या जे की वैल्यू रख के घूर्णन ऊर्जा स्तर की क्या वैल्यू आती है, उनके लिए वर्ण नियम क्या है, स्पेक्ट्रम की तीव्रता कैसी होनी चाहिए, ये हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे।